शिला एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपराष्ट्रपति, जो कि गवर्न होते हैं आर्टिकल 63 से 71 में हमारे संविधान के द्वारा। इस टॉपिक को चूज़ करने का कारण ये है कि अभी राज्यसभा में जो भी गतिविधियां हैं और आगामी PCSJ का जो एग्ज़ाम है बिहार का, उसमें में भी उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक या दो। तो संभावित क्वेश्चंस में उपराष्ट्रपति इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि अभी करंट में राज्यसभा में गतिरोध जारी है। तो आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, तो आर्टिकल कौन सा आर्टिकल कहता है कि उपराष्ट्रपति होने चाहिए, वो है आर्टिकल 63। तो उपराष्ट्रपति देयर विल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कहता है आर्टिकल 63 यानी कि अनुच्छेद 63। इसके बाद अनुच्छेद 64 ये बताता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, ये आर्टिकल 64 बताता है। आर्टिकल 65 बताता है कि अगर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो किसी भी कारण से अस्थायी रूप से ऑफिस में नहीं है, तो उनकी जगह पे जो उपराष्ट्रपति होंगे वो उनके कार्य का निर्वहन करेंगे। अब इसमें कौन कौन सी परिस्थितियां दी गई हैं? इसमें परिस्थितियां दी गई हैं, नंबर 1, अगर प्रेसिडेंट सपोज़ किसी विदेश दौरे पे हैं उस टाइम पे, या दूसरा है कि वो बीमार है, या तीसरा है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन अभी होना बाकी है, तो उसके जो बीच का जो टेन्योर है उस टेन्योर में प्रेसिडेंट का जो कार्य निर्वहन है वो हमारे उपराष्ट्रपति करेंगे। तो ये बताता है आर्टिकल 65। और बाकी प्रोविज़न के बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा कि बाकी कौन कौन से प्रोविज़न में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेंगे और कौन सा आर्टिकल उसको डिसाइड करता है। अब इसके बाद जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में क्या कार्य होता है? पहला कार्य जो होता है, सबसे पहला कार्य है वो फाइनल अथॉरिटी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ प्रोसीजर को डिसाइड करते हैं राज्यसभा में। दूसरा उनका काम है कि अगर कोई सदस्य दल बदल कानून के अंतर्गत दोषी पाया जाता है तो वो डिसाइड करते हैं कि वो डिस्क्वालीफाई है और क्वालिफाइड है। अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो उनका निर्णय ही होगा। और तीसरा काम क्या है कि फंक्शनिंग जो इम्प्रूव करनी है राज्यसभा की, डे टू डे फंक्शनिंग, उसके बारे में जो निर्णय लेने हैं वो उपराष्ट्रपति को ही लेने हैं एज ए चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब अगली जो उनके फंक्शन है, जो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में फंक्शन है, उनका फंक्शन है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में नॉमिनेशन राज्यसभा का राज्यसभा के। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ यानी कि संसदीय समितियों में नॉमिनेशन। दूसरा है हज कमेटी में जो राज्यसभा के मेंबर्स का नॉमिनेशन है वो भी उपराष्ट्रपति ही डिसाइड करते हैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। तीसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज़ में जो नॉमिनेशंस हैं वो भी वही डिसाइड करते हैं। फिर JNU वगैरह और अदर यूनिवर्सिटीज़ में जो नॉमिनेशन होंगे वो भी उपराष्ट्रपति ही उसके लिए एम्पावर्ड है। अब इसके बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन का जो चुनाव करती है 3 सदस्यीय समिति, उसका एक जो सदस्य हैं वो डी फैक्टो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। अब देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है। तो जब उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में बात हुई तो BR अम्बेडकर साहब ने बोला कि द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड हिज पावर एक्सटेंड बोथ टू द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द सेंटर एज वेल एज ऑफ द स्टेट्स। यानी कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की पावर स्टेट थ्रू और सेंटर दोनों पे जाती है। बट व्हेन वी कम टू द वाइस प्रेसिडेंट, हिज नॉर्मल फंक्शन आर मियरली टू प्रिजाइड ओवर द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो जब हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर आएंगे या उसकी बात करेंगे तो उसका नॉर्मल फंक्शन है काउंसिल ऑफ स्टेट को प्रिजाइड करना। तो इट इज़ ओनली ए रेयर ओकेजन एंड दैट टू फॉर ए टेम्परेरी पीरियड दैट ही मे बी कॉल्ड अपॉन टू एज्यूम द ड्यूटीज ऑफ ए प्रेसिडेंट। और बहुत ही रेयर ओकेजन में ही हैज़ टू बी एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, उसको राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना पड़ेगा। तो जब कार्य करना पड़ेगा तो वो बहुत ही छोटा पीरियड होगा, तो उसके लिए जो चुनाव है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया जाए और उसके लिए सरलीकरण किया। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव आपको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में MPs की भूमिका भी होती है और राज्यों की भूमिका भी होती है, राज्य के MLA की भूमिका भी होती है। तो BR अम्बेडकर साहब के इस मत के आधार पर उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो प्रारूप है वो निर्धारित किया गया था। तो अब देखते हैं
एलिजिबिलिटी देखते हैं पहले, इनकी एलिजिबिलिटी दी गई है आर्टिकल 66 में। तो आर्टिकल 66 जो सबसे पहली बात है, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। विदाउट सिटीजन ऑफ इंडिया तो आप किसी को बना ही नहीं सकते, ना राष्ट्रपति ना उपराष्ट्रपति। उसके बाद में ही हैज़ कम्प्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स कंप्लीट कर लिए गए हों, और उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होती हैं वो क्वालिफ़िकेशन उनके पास होनी चाहिए। राज्यसभा के मेंबर के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 30 ईयर्स, तो ऑलरेडी इसमें 35 है, तो ही इज़ एलिजिबल ऑलरेडी। दूसरा क्या है, राज्यसभा के लिए एक कंडीशन होती है कि राज्यसभा का इलेक्शन जिस स्टेट से होता है, सपोज़ किसी को राज्यसभा का इलेक्शन आंध्र प्रदेश से लड़ना है, तो आंध्र प्रदेश की वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। जैसे आपको ज्ञात होगा कि मनमोहन सिंह जो हैं वो असम के वोटर हैं, क्योंकि वो असम से राज्यसभा का इलेक्शन लड़ते थे। तो ये हो गई राज्यसभा के मेंबर की क्वालिफ़िकेशन। तो 3 चीज़ें हो गई, और उसके अलावा एक जो क्वालिफ़िकेशन जो चीज़ है वो है कि जिस टाइम पे इलेक्शन हो रहा है उस टाइम पे जो उपराष्ट्रपति हैं, अगर वो कोई पर्सन है तो वो कोई भी लाभ का पद उनके पास नहीं होना चाहिए। अगर कोई लाभ का पद है तो वो उनको त्यागना पड़ेगा, तभी वो उपराष्ट्रपति के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये मोटा मोटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, और ये दिए गए हैं आर्टिकल 66 में। अब इसके बाद आर्टिकल 66 में ही इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि कौन लोग चुनाव करेंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो 790 MP जैसे आप जानते हैं हमारी लोकसभा की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 545 है, पर इलेक्शन सिर्फ 543 में होते हैं, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व हैं। तो 543 + 2 545, और 245 स्ट्रेंथ है सैंक्शन हमारी राज्यसभा की। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में 250 का प्रोविज़न है, बट अभी 245 ही सैंक्शन स्ट्रेंथ है। टोटल हो गए आपके 790 MPs। तो ये 790 MPs अपना सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोट करते हैं उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए। और क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है तो इसमें जो पार्टियां होती हैं वो व्हिप जारी नहीं कर सकती हैं। मतलब ये नहीं कह सकती कि आप इस उम्मीदवार को वोट दीजिए और इस उम्मीदवार को वोट मत दीजिए। और व्हिप जारी नहीं कर सकती हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ भी इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी कि दल बदलू कानून भी इसमें एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। यानी कि अगर बीजेपी वेंकैया नायडू को दोबारा से उपराष्ट्रपति के लिए उठाती हैं और कांग्रेस का MP उनको वोट देता है थ्रू सीक्रेट बैलेट, तो उसको दल बदल कानून के आधार पर कांग्रेस के राज्यसभा या लोकसभा की मेंबरशिप से निष्कासित नहीं किया जा सकता, और न ही उसमें व्हिप जारी किया जा सकता है कांग्रेस के द्वारा कि आप वेंकैया नायडू जी को वोट न दें। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। और इसमें एक चीज़ होती है कि जो 790 MPs होते हैं, जब इलेक्शन होता है तो उसमें जो वोटिंग होती है बैलेट पेपर के थ्रू, बैलेट में जितने उम्मीदवार होते हैं उसमें प्रेफरेंस वाइज वोट दिया जाता है। तो प्रेफरेंस वाइज वोट में सेकंड प्रेफरेंस का महत्व तब आता है जब अगर दोनों मेंबर्स को, जैसे हमारे 790 MPs हैं तो 790 MPs का आधा +1, अगर उतने वोट नहीं मिलते हैं तो उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस काउंट की जाती है, और जो उम्मीदवार जीतता है सेकंड प्रेफरेंस में उसको उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। ये आर्टिकल 66 में दिया गया है इलेक्टोरल कॉलेज और चुनाव कैसे करना है। अब इसके बाद उपराष्ट्रपति का टर्म कितने साल का होगा उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 67 के द्वारा। तो आर्टिकल 67 बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बताता है कि उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाएंगे। आर्टिकल 68 देख लेते हैं। आर्टिकल 68 बताता है कि टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कितने टाइम में आपको कराना है वो उसके बारे में बताता है आर्टिकल 68। आर्टिकल 69 ओथ के बारे में बताता है। आर्टिकल 69 किसके बारे में बताता है? आर्टिकल 69 बताता है ओथ के बारे में। किस ओथ को लेंगे? आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will discharge the duty upon which I am about to enter। ठीक है, ये आपने देखा होगा ओथ सेरेमनी होती है। अब आर्टिकल 70 क्या बताता है? आर्टिकल 70 जो मैंने आपको पहले बताया था कि जब राष्ट्रपति अस्थायी रूप से
सेवा में नहीं है, मतलब अस्थायी रूप से अगर वो नहीं है तो उसके लिए दूसरा आर्टिकल है। और अगर राष्ट्रपति की सपोज डेथ हो गई है तो उसके लिए आर्टिकल 70 चलेगा। आर्टिकल 70 है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटीजेंसी। या सपोज आपने मूवीज़ में देखा होगा काफ़ी कि अमेरिका के राष्ट्रपति का अपहरण हो गया, तो उसी टाइप से हमारे यहाँ पे भी कभी स्थिति अगर इस टाइप की अराइज हो जाए, जो कि भगवान ने अगर ऐसा हो, तो उस टाइप की स्थिति के लिए आर्टिकल 70 दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी इन ऑफिस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ 5 ईयर्स। मतलब अगर 5 साल उसको हो गए हैं तो क्या वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यू कर सकते हैं ऑफिस में? तो इसका आंसर है हाँ। इसका आंसर हाँ कैसे है? वो तब तक रिज्यूम करेंगे या एज्यूम करेंगे जब तक कि उनका सक्सेसर नहीं मिल जाता है। ठीक है, यानी कि अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। उसके बाद हु परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट व्हेन ए वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के फंक्शंस को कौन निभाएगा अगर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म वैकेंसी क्रिएट हो जाती है? तो इसके बारे में आंसर ये है कि इसके बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। इसके बाद, और ये वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में नहीं बात कर रहा हूँ। फिर तीसरा क्वेश्चन है हु परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट व्हेन ए वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे उनकी अनुपस्थिति में वाइस प्रेसिडेंट का काम कौन करेगा? तो उसके बारे में भी संविधान में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं हु परफॉर्म्स द वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन एज अ चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स व्हेन ए वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अगर वैकेंसी हो जाती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में तो चेयरपर्सन का काम कौन करेगा राज्यसभा के? तो इसके बारे में ये क्लियर है। इसके बारे में क्लैरिटी क्या है? इसके बारे में क्लैरिटी कि डिप्टी चेयरपर्सन जो अभी हरिवंश साहब हैं, तो वो अगर वेंकैया नायडू जी सपोज़ राष्ट्रपति का काम कर रहे हैं, किसी कारण से हमारे राष्ट्रपति बाहर गए हैं और उस टाइम पे वेंकैया नायडू जी राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल रहे हैं, तो उस टाइम पे जो हरिवंश साहब हैं वो काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा की चेयरपर्सन वो हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद सैलरी फॉर वाइस प्रेसिडेंट फॉर हिज रोल एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम करने के लिए सैलरी मिलती है? तो इसका आंसर है नहीं, उनको मिलती है चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट के काम करने के लिए, यानी कि राज्यसभा के चेयरपर्सन का काम करने के लिए उनको सैलरी मिलती है, न कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में उनको सैलरी मिलती है। कैन नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट इन इलेक्शन एंड रिमूवल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जैसे हमारे 2 लोकसभा में नॉमिनेटेड होते हैं, 12 राज्यसभा में नॉमिनेटेड होते हैं, तो क्या वो जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन या उनके रिमूवल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, वो कर सकते हैं, निर्वाचन में भी और रिमूवल में भी। पर इसमें एक कैच है कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट इज नाइदर एन इलेक्टेड नॉन नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा बट बीइंग द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन ही कास्ट वोट। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना तो इलेक्ट करे जाते हैं ना नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा के लिए, ठीक, बट क्या वो चेयरमैन के रूप में अपना वोट डाल सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। सपोज़ किसी बिल पर विपक्ष और पक्ष के रूप में, सत्ता पक्ष और विपक्ष में अगर टाई हो जाता है तो उसमें वो अपना वोट डाल सकते हैं, निर्णायक वोट, हाँ या ना के पक्ष में। वो उनकी मर्ज़ी है कि वो हाँ में डालें या ना में डालें, पर वो अपना वोट डाल सकते हैं। ये प्रोविज़न है। हाउ कैन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करने के लिए क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करने के लिए क्या होगा कि एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा राज्यसभा को
बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। ठीक है, यानी कि जितने मेंबर्स हैं उस टाइम पे राज्यसभा में, उनकी मेजोरिटी से एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और इसको हाउस ऑफ पीपल को एग्री करना पड़ेगा, यानी कि लोकसभा को इसको एग्री करना पड़ेगा। पर इसमें एक प्रोविज़न दिया हुआ है कि कोई भी रेजोल्यूशन जो है वो मूव नहीं किया जाएगा जब 14 दिन के नोटिस से पहले। ऐसा नहीं है कि आप आज सुबह नोटिस लाए और आज शाम को आप वोटिंग करा दो, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा कि 14 दिन पहले कि भाई हम उस दिन को राज्यसभा अपने जो उपराष्ट्रपति हैं इनके रिमूवल के लिए, इनमें हमें नो कॉन्फिडेंस है, इनके लिए हम मोशन ला रहे हैं और इस दिन में इस पर वोटिंग होगी। तो पहले राज्यसभा में वोटिंग होगी बहुमत के आधार पर, और उसके बाद लोकसभा में वोटिंग होगी, और लोकसभा जब एक्सेप्ट करेगी तभी उसको उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो हम आपको कैसा लगा, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि राज्यसभा को भी कवर कर ले 1-2 दिन में, और लोकसभा को भी आपके PCSJ के एग्ज़ाम से पहले सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए अनुच्छेदों के हिसाब से उनको कवर किया जा सके। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।